जुलाई 1955 को सिंध में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी को कौम ने तब जाना कि जब वो 1987 में कौम के हर दिल अजीज लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए और उससे अगले ही साल बीबी के वज़ीर आज़म बनने के सबब फर्स्ट जेंटलमैन के खिताब के हकदार ठहरे। अगरचा इस दौरान उन्होंने अमली सियासत में हिस्सा नहीं लिया, मगर फर्स्ट जेंटलमैन की हैसियत से अपने सियासी असर रसूख का इतना फ़ायदा उठाया कि 1990 में ही इस हुकूमत के खात्मे का सबब बन गए और 10 अक्टूबर 1990 को अगवा, बदउनवानी और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में जेल जा बैठे। 25 जुलाई 1991 को सिंगापुर एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 117 को अगवा किया जाता है और हाईजैकर मुतालबा करते हैं कि आसिफ अली जरदारी को जेल से रिहा किया जाए। ये एक अलहदा बात है कि सिंगापुरी गवर्नमेंट ने मुतालबात मानने के बजाय कमांडो एक्शन के जरिए मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया था। उसी दौरान अबूरी वज़ीर आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में होने वाली माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात का ऐलान किया और कौम को बताया कि उनके दौरे हुकूमत में हर मंसूबे के आगाज से पहले या कर्जे की हर दरख्वास्त की मंजूरी से कबल ही 10% हिस्सा लाजमी तौर पर आसिफ अली जरदारी को दिया जाता था। यही वजह थी कि आसिफ अली जरदारी को आज तक मिस्टर 10% के नाम से पुकारा जाता है। इसी दौर में होने वाले इंतखाबात में कौम उनको फिर मुंतखब करती है और 1993 में वो जमानत पर रिहा होते हैं। इनके दीगर मुकदमात पर बात करने के बजाय मुख्तसरन बयान करते हैं कि 1993 में जब उनकी जमात दोबारा इक़्तिदार में आए तो इस दौरान भी इन पर लगने वाले इल्ज़ामात और कायम होने वाले मुकदमात का सिलसिला नहीं रुका। इस दफ़ा भी उनकी हुकूमत तकरीबन 2 साल ही चल सकी। इस दौरे हुकूमत की अहम बात आसिफ अली जरदारी और उनके साले मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान होने वाली लड़ाई थी, जिसका खात्मा सितंबर 1996 को हुआ जब पुलिस ने मुर्तज़ा भुट्टो को उनके 7 साथियों समेत उनके घर के सामने ही मार डाला। उनके कत्ल का इल्ज़ाम नुसरत भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो की बेवा गनवी भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी पर ही लगाया और इसीलिए मुर्तज़ा के मरने के 7 हफ्तों बाद ही सदर फारूक लगारी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हुकूमत का खात्मा कर दिया और इस बार भी सबब बने आसिफ अली जरदारी और फिर 1996 में इनको एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार भी इन पर इल्ज़ामात की फहरिस्त कोई नई नहीं थी, बल्कि इसमें अगवा के साथ साथ कत्ल का इजाफा भी हो गया था और करप्शन तो पहले ही इनके घर की लौंडी थी। जरदारी इस दौरान एक बार सेनेट के रुकन भी मुंतखब हुए और 2005 में सदर परवेज मुशर्रफ के साथ बैकडोर मुज़ाकरात के सबब आज़ाद होकर खुद साख्ता जिला वतनी अख्तियार करते हुए दुबई चले गए और फिर 27 दिसंबर 2007 को बीबी की शहादत पर वापस आए और को चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सीट संभाल ली। इनके स्विस बैंक में मौजूद अकाउंट सरे महल और ये सब मुकदमात उनके सियासी माजी का सबूत हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि वो इन 40,000 से लेकर 2.5 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन के वारिस थे जो लाड़काना, जैकबाबाद और सक्खर के इर्द गिर्द फैली थी। पाकिस्तान के क़याम के आस पास भुट्टो खानदान जितनी ज़मीन का मालिक था, इस ज़माने के हिसाब से भी इसकी मालियत कई मिलियन डॉलर के बराबर बनती है और कहा जाता है कि उस ज़माने में औसतन 1 एकड़ ज़मीन की कीमत 1,000 रुपए थी। एक अमेरिकी डॉलर 1946 में तकरीबन 5 रुपए के बराबर था। इस ज़मीन का बड़ा हिस्सा सर शाहनवाज भुट्टो ने 1935 से 1955 के अरसे में खरीदा था। अब एक खतरनाक कहानी सुनिए कि उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी बेटी और सियासी जानशीन साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने हीरों का एक हार जिसकी मालियत 0.175 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, मनी लॉन्ड्रिंग और कमीशन की रकम से स्विट्जरलैंड में खरीदा। इसी तरह उन पर और उनके शौहर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर कई इल्ज़ामात लगाए गए और उन्हें सरे महल इंग्लिस्तान में रॉकवुड एस्टेट 4.1 मिलियन डॉलर में खरीदने का इल्ज़ाम भी लगाया। ये सब इल्ज़ामात उस वक्त लगाए गए कि जब इससे भी कहीं बड़ी मालियत का क्लेम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भारत में मतरूका अमलाक कमिश्नर से मंजूर करवाए हुए 4 दहाइयां गुजर चुकी थी। करप्शन का एक और बड़ा इल्ज़ाम जो साबका हुक्मरान जोड़े पर लगाया गया वो मुबैना तौर पर स्विस बैंकों में पड़े हुए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलरों का था। इस रकम के बारे में कहा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ सूदों में कमीशन के एवज हासिल की गई थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का बयान करदा डाटा और लगाए गए इल्ज़ामात इस हवाले से बिल्कुल
बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी बयान करते दिखाई देते थे। इस मुबैना करप्शन स्कैंडल का सबसे बड़ा नुक्ता पोलैंड से खरीदे जाने वाले ट्रैक्टरों की खरीदारी का मुआहदा बताया गया। इसमें मुबैना तौर पर 1.8 मिलियन अमरीकी डॉलर बतौर कमीशन वसूल किए जाने की इत्तला दी गई। इस मंसूबे में 5,900 ट्रैक्टर किसानों को फी ट्रैक्टर 1.5 लाख रुपए के इवज दिए जाने थे। इस मकसद के लिए तमाम ड्यूटीज और दीगर लवाजमात से इस्तिस्ना दिया जाना था और इसके बाद शोर मचाया गया कि स्विस कंपनियों जिन्हें पाकिस्तान में दरामद होने वाली अशिया की हकीकी मालियत की जांच पड़ताल के लिए थर्ड पार्टी का अंदाजा कायम करना था, ये ठेका देने के एवज उनसे $2 मिलियन की मुबैना कमीशन हासिल की गई थी। ये इल्जाम उन पर लगा। इसके अलावा ARY गोल्ड को 1994 में सोने की दरामद के खसूसी इजाजतनामे के इवज कमीशन की वसूली का लगाया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को विरासत में बम्बोइना सिनेमा और स्काला प्लाजा सदर कराची में मिला। इस इमारत में 32 मुख्तलिफ दफातर किराए पर दस्तयाब थे। इसके अलावा जरदारी खानदान सिंध में केलों के बागात समेत 20,000 एकड़ ज़राई जमीन का मालिक भी था। इनके वालिद हाकिम अली जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी के बानी मेंबरान में शामिल थे और वो 1988, 1977, 1971 और 1993 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाएतमाद साथियों में शुमार होते थे, जिन्होंने 1971 में उन्हें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की जिम्मेदारियां सौंपी। जब बेगम भुट्टो और बेनजीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिंदगी बचाने के लिए कानूनी जंग लड़ने और जिला वतनी पर मजबूर थीं, तो भुट्टो साहब की जायदाद की देखभाल की जिम्मेदारियां भी हाकिम अली जरदारी ने ही निभाई थी। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी हाकिम अली जरदारी को 1988 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया और हाकिम अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ पेश की जाने वाली अदम एतमाद तहरीक को नाकाम बनाने में भी अहम तरीन किरदार अदा किया था।